बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मैच नंबर 9 था, कल रात खेला गया। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। दोनों साबिक कप्तान रह चुके हैं T20 फॉर्मेट की अगर बात की जाए। एक तरफ बाबर आजम थे, दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान थे। तो बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 227 जैसा पहाड़ जैसा हदफ जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुई पेशावर ज़ल्मी की टीम। इस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी पेशावर ज़ल्मी को, एक तो रन्स के एतबार से कि उनमें कॉन्फिडेंस आए और दूसरा बॉलिंग पर कल आउट क्लास कर दिया उन्होंने मुल्तान सुल्तान को। 107 पर मुल्तान सुल्तान की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई और रिजवान ने बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की और अगेन एक मरतबा फिर उन्होंने कहा है कि हम बेस्ट प्लेइंग 11 की तलाश में हैं। उसके बाद जी आज मैच नंबर 10 एक बड़ा मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स और कराची के होम ग्राउंड में अगेंस्ट इस्लामाबाद। यहाँ पर इस्लामाबाद को हराना कराची के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस्लामाबाद अभी तक 3 मैचेस खेला है, तीनों के 3 जीता है, जबकि ऑन द अदर हैंड कराची जो है वो 3 मैच खेला है, 2 जीता है, 1 हारा है। तमाम तर सूरत पर बात करते हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान बादशाह हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। व्हाट्सएप कल टॉस जीता, बाबर बैटिंग का फैसला किया, 227 रन का एक बड़ा टारगेट जो है ना वो स्कोर बोर्ड पर सजाया, जिसमें ओपनिंग तो नाकाम हुई, एक मतलब फिर बाबर आजम नाकाम हुए, साइम अयूब अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन उसके बाद 52, 45, 37, 34 और एंड पर अब्दुल समद के 40 रन ने इस मैच का पासा पलट दिया। क्या कहेंगे ओवरऑल सिनेरियो पे? हमजा, बहुत ही उम्दा जीत मिली ज़ल्मी और सबसे शानदार बात यह थी कि जो उनके ऐसे 2 प्लेयर हैं जिनकी तरफ सब देखते हैं कि यार ये चलें, एक आउट ऑफ फॉर्म है बाबर और दूसरे साइम है जो अभी वापस आए हैं और एक 50 उन्होंने आती की। उन दोनों के बगैर पेशावर ज़ल्मी ने ये टोटल पोस्ट की। उन्होंने कुछ अच्छे चेंजेस किए, वो समद को वापस लेकर आए, उन्होंने लुक वुड को बॉलिंग में डाला, एक राइट आर्म लेग स्पिनर को इंड्यूस किया क्योंकि पिंडी में अब काफ़ी मैच हो गए, जब मैचेस बढ़ते हैं स्क्वायर पे तो टर्न बढ़ता है, तो जब आप लेग स्पिनर को ऐसी विकेट पे लाके अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमने देखा गेंद कल काफ़ी ब्रेक भी हो रहा था और अली रजा ने जो शानदार बॉलिंग की है। सो एक अच्छी टीम परफॉर्मेंस पुटअप हुई है। कैडमोर ने 50 रन किए, हारिस ने बहुत शानदार 40 रन किए, अब्दुल समद और मिचेल ओवन ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, आखिर के 74 रन जो है उन्होंने बहुत तेज़ किए और उसके बीच में हुसैन तलत ने एक वो स्टेबिलिटी वाली इनिंग खेली जो हर इनिंग में एक आध इनिंग इस तरह की ज़रूरत होती है। तो 5 बैटर्स ने अपना हिस्सा डाला। बॉलिंग में अगर देखें अली रजा की शानदार, उसकी एवरेज जो बॉलिंग स्पीड थी वो 140 प्लस थी, उसने ज़्यादा स्कोर रन नहीं किए, उसने हार्ड लेंस को हिट किया, उसका जो गेंद कराने का और उसका बैट्समैन तक जाने का, उसको देखने का जो अंदाज था, उसे देख के बड़ा मज़ा आया। उसमें एग्रेसिव इंटेंट था, आंखों में आंखें डाल रहे थे एक यंगस्टर, ये बहुत खुशाइन चीज़ है और ये की खूबसूरतियों में से एक है ये। तो बहुत कुछ अच्छा हुआ। जहाँ रही बाबर की फॉर्म, वो अभी वापस नहीं आई, वो थोड़ा शायद मेंटली स्ट्रेस्ड डेफिनेटली है क्योंकि हर बंदा उनके ऊपर ही बात कर रहा है। साइम अयूब, यस ही इज समबडी हु इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, थोड़ा सा वो वक्त ले लिया करें तो वो एक आध ओवर में कवर कर सकते हैं। और टॉम जो कॉलर कैडमोर हैं वो काफ़ी अरसे से उन पर ये इनिंग्स ड्यू थी, जो कल उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड कर दिया। जब उन्होंने 52 किए तो फिर नीचे जो है ना बाकी सूरत हाल, हारिस ने आके बड़ा अच्छा लाठीचार्ज किया, हुसैन तल्लत जो है वो 37 रन पर खेले, तो इनकी फॉर्म बहाली भी पेशावर ज़ल्मी के लिए एक गुड जैसा था। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा ना कि एक अच्छी टीम परफॉर्मेंस पुटअप हुई है। देखिए जब क्वेटा जीता मैच ना तो उसमें फिन एलन ही नजर आए आप, जब कराची ने 2 मैच जीते तो उसमें आपको विंस ही नजर आते हैं, ठीक है, बॉलिंग में हसन अली ज्यादा आपको नजर आते हैं, लेकिन जब 5 से 6 लोग अपना हिस्सा डालते हैं ना तो टीम का एतमाद बढ़ता है, उनकी बॉन्डिंग बढ़ती है, उनकी कह लीजिए कि जो ट्रस्ट है इन ईच अदर फ्रॉम टू अराइज फ्रॉम एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से बाहर आने का, तल्ख सिचुएशन से या मुश्किल जगह से बाहर आने का जो एक टीम का एतमाद होता है ना वो बहाल होता है जब ज्यादा लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा और गुड साइन है। और दूसरी तरफ मुल्तान जीतने से कासिर है और जो है वो रिजवान कह रहे हैं कि हमने पहले भी एक दफा 4-5 मैच हारे हुए थे, उसके बाद हम वापस आए थे, तो वो उस मोड को याद कर रहे हैं क्योंकि अब 3 तो हैं तो फिर वही मोड को याद करना बनता है। बहरहाल ही इज मेंटली स्ट्रांग और अल्लाह करे कि मुल्तान भी अच्छी क्रिकेट खेले ताकि लीग में जान रहे, आखिर तक पता ना हो कि टॉप की 4 टीमें हैं, ये लीग के हेल्दी होने के लिए अच्छा है। अभी तक का जो पैटर्न है, एक टीम 200 कर रही है, दूसरी 100-125 कर रही है, ये अच्छा नहीं है। एक दफा बड़ी चेज हुई है कराची और मुल्तान जी, उसके अलावा वन साइडेड अफेयर्स हैं, एक टीम 200 कर रही है और दूसरी टीम
100 कर रही है। तो इस चीज को देख के ये लगता है कि चेस में हमारे जो प्लेयर हैं इनका मेंटली जल्दी गिव अप कर देते हैं। जब 2-3 आउट होते हैं तो लगता है कि अब तो जीतना नहीं है, तो अब बस वक्त गुजारो। या फिर कुछ ऐसे शॉट्स देखने को मिलते हैं कि जान छुड़ाओ, यानी कि मार दो, लग गई ना लगी तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि यार तुमने क्या किया। आप कहेंगे मेरा तो इंटेंट ही बड़ा अच्छा था, देखे मैंने तो हिट मारी, वो तो बैड लक हो गई, लगी नहीं। ठीक है, तो वो जान छुड़ाऊ क्रिकेट भी बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन चेस में ना आपको सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, वो आपके जहन में होनी चाहिए, आपकी जहानत में होनी चाहिए, क्योंकि चेस एक कैलकुलेटेड चीज है। विंस ने और खुशदिल ने 235 चेस किया। आप बताएं कितनी स्लॉगिंग की उसने, आप उसके शॉट्स निकाल के देख लीजिए, उसमें कितनी क्रिकेट खेली और कितनी स्लॉगिंग की। बिल्कुल। तो आपको ये पता लगेगा कि वो मैच को चला भी रहे थे और साथ स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे थे। मैच चेस में जो डीप ले जाते हैं ना प्लेयर, उसकी गारंटी नहीं होती जीतने की, लेकिन वो एक दफा प्रेशर ऑपोजिशन पे शिफ्ट जरूर करते हैं और वो एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर होता है कि अब 2 ओवर अगर इसके लग गए तो ये मैच ले जाएगा, और वो चीज प्रेशर डालती है बॉलिंग साइड के ऊपर। हमारे लीग के अंदर जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, वो उस स्टेज तक नहीं लेकर जा रहे मैच, और इसी वजह से वो अर्ली ऑन ही कोलैप्स होता है और उसके बाद बिल्कुल ही पट्टा बैठ जाता है। सब बॉब जी दी किंग, बाबर आजम आपके फेवरेट जो बैटर हैं, अगर उनकी बात कीजिए तो लास्ट 15 T20 इनिंग्स में उन्होंने 293 रन्स बनाए हैं एट द रेट ऑफ जो है 20.92 की एवरेज अगर निकले, और स्ट्राइक रेट 116 का है, और जस्ट 49 इन्होंने क्रॉस किया इस पूरे विदाउट हिटिंग, नहीं सिर्फ उन्होंने 5 छक्के जो है ना वो इस 15 इनिंग्स में मारे हैं। तो इस बारे में थोड़े से मजीद स्टैट्स भी तो सामने लेके आया ना। इस बारे में थोड़े से मजीद स्टैट्स अगर मैं आपके सामने लाऊं तो मतलब अगर स्टैट्स पे ही आपने बात करनी है, मेरा ख्याल है बाबर आजम का मसला स्टैट्स नहीं है। बाबर आजम का मसला ये है कि मुश्ताक अहमद ने कल बात की है, उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम जो है वो जहनी तौर पे ज़रा उलझे हुए हैं, गेम पे वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक तो उनको पहले T20 कप्तानी से हटा दिया, उसके बाद T20 टीम से ये फारिग हो गए, तो इस तरह की सिचुएशन में बाबर आजम जो है वो थोड़ा से मेंटली अनस्टेबल नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिर हो रही है। तो अगर स्टैट्स आपने मेरे सुननी है तो फिर मैं बाबर आजम के स्टैट्स आपके सामने बयान करूंगा, और मैं आपको ये साबित करूंगा इंशाल्लाह कि इस दौरान बाबर आजम के आउट ऑफ फॉर्म होने के दौरान में जिन प्लेयर्स को ट्राई किया गया है उनके स्टैट्स से बाबर के स्टैट्स अब भी बेहतर है। अच्छा चलें, वो ये फिर किसी दिन फ्री टाइम में इसको इस पर फर्दर बात करेंगे जब आपका दिल चाहे। सलमान भाई, मोहम्मद हारिस, अब बहुत सी बातें होने लगी। अच्छा, बाबर के बारे में एक अगर मैं यहाँ पे बात कर दूंगा, फिर भट्ट साहब उसके ऊपर कमेंट कर देंगे। हर्षा भोगले जो है उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम को अगर फॉर्म में वापस आना है तो उनके लिए जो आइडियल फॉर्मेट है वो 50 ओवर क्रिकेट है। अच्छा, तो इसको अगर जरा भट्ट साहब एक्सप्लेन कर दें कि 50 ओवर क्रिकेट किस तरह से हेल्प करती है एक प्लेयर को फॉर्म में वापस आने में, तो ये हमारे लिए एक लर्निंग होगी। जी सलमान भाई, देखिए जो उसकी गेम है ना, उसका जो नेचुरल रिलेशन बनता है ना, वो सबसे ज्यादा 50 ओवर के साथ। अच्छा, स्ट्रोक प्लेयर हैं, जल्दबाजी जहां पे नहीं करनी होगी ना, वहां पे वो अपनी फ्लो में होंगे, और जब वो बहुत अच्छी फ्लो बनेगी, अच्छे रन उनके पीछे होंगे, तो वो T20 भी बासानी खेलते, और हमने उसका 3-4 साल उसका मुलाहिजा किया सारों। अब ये एक फेज है जो जिससे दुनिया का कोई प्लेयर नहीं बचा और ना बचेगा। ये लाइफ है, ये इंसान की जिंदगी में कोई भी काम कर रहा हो, उसका उतार भी है, उसका चढ़ाव भी है। हमने उसको टेलीविजन या कोई ऐसी चीज समझ लिया है जो रिमोट से चैनल चेंज हो जाता है, ये नहीं है। और मुशी भाई ने कल बात की है मेंटल की थोड़ी सी कि यार वो डिस्टर्ब्ड है। हम यहाँ कितनी दफा कर चुके हैं कि ये टेक्निकल चीजें नहीं है, ये क्लस्टर है माइंड के अंदर ऑफ थॉट्स जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, जो उसके काम के ऊपर फोकस नहीं रहने दे रही। और ये विराट कोहली के साथ भी हुआ है, जब प्रेशर आता है, जब लोग आपको मशवरे और तनकीदें देते हैं, और जो है आपको भी थोड़े डाउट होने लगते हैं कि यार अब तो ये हो ही नहीं रहा जो होता था, तो अब मैं जरा ऐसे कर लूं, जब मैं जरा ऐसे कर लूं, तो फिर आपको वो फर्क नजर आने लगते हैं। फिर क्योंकि जहन में तो आप किसी के घुस नहीं सकते, तो आपको लगता है इसके हाथ बड़े ऐसे हैं, इसकी बॉडी खुल रही है, इसने बैट बड़ा सख्त पकड़ा हुआ है। ये सारी बातें कोहली पे भी होती थी ना, बिल्कुल होती थी। तो ये रियलिटी है क्रिकेट, ये फेज आता है, तो लेट हिम जस्ट गेट थ्रू इट। अननेसेसरी एक बंदे को टॉपिक बना लेना और बोले जाना। पहले जो सारे खेल रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं, कितने कमाल हो रहे हैं, या कितने बंदे जिन्होंने 3 से 4 साल आईसीसी की रैंकिंग टॉप कर ली। तो ये इससे इंसान ग्राउंडेड रहता है। ऐसा फेज आता है आपको बताने के लिए कि आप इंसान हैं, आप उससे बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन हमारे माशाल्लाह चाहने वाले ही कुछ इस किस्म के हैं कि वो
और ही लेवल पे बातों को ले जाते हैं। और उससे क्या होता है कि प्लेयर डिस्टर्ब होते हैं और प्लेयरों को भी मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। दे हैव टू पिक एंड चूज कि किसको सुनना है, किसको देखना है, किसकी नहीं सुननी है। ठीक है? और उनको ये जो अपने कान का दरवाजा बंद कब करना है, खोलना कब है ना, इसमें बड़ी महारत होनी चाहिए और उनको डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज वेयर दे रिक्वायर टू फोकस ऑन। कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है उसके अंदर। ये थोड़ा बहुत जब माइंड आपका हिलता है ना, तो वो उसकी मैसेजिंग से ही नीचे वाली बॉडी एक्ट करती है। तो जब मैसेजिंग डिस्टर्ब होती है तो बॉडी के एक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल जी। हाँ, देयर इज नथिंग कोचिंग रिलेटेड टेक्निकल काम जो उसके साथ करना है, वरना वो तो 2 दिन में कर लेगा, ठीक, इतना एफिशिएंट आदमी है। सो वो क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज द थिंकिंग इज नॉट अलाइंड, नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स द गोल। वो ये समझने लग गया बातें सुन सुन के कि पता नहीं क्या कमी है, मैं जरा ऐसे ऐसे मार के चेक करूं। तो वो उसका फोटे नहीं है। जो कुदरत ने उसको दिया है उसको उस पर फोकस करना चाहिए। विद स्लाइट इम्प्रूवमेंट्स कम विद टाइम। अगर आप उसे कहें कि बाबर आजम फखर बन जाए, फखर बाबर बन जाए, दोनों से आप हाथ धो बैठे। जी। अच्छा, ये जो मतलब मेरा ख्याल है कि आप बार साहब ने जैसा परफेक्टली सम अप किया है कि आप उसके दिमाग में नहीं घुस सकते हैं। फिर मतलब जो एनालिस्ट होते हैं या जो डेटा की बुनियाद पर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जिन्हें कभी खुद क्रिकेट नहीं खेली होती, किसी किस्म का क्रिकेटिंग एक्यूमन नहीं होता, सिर्फ नंबर्स की बुनियाद पे और अब जो उनको नज़र आ रहा है उसकी बुनियाद पे एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वो फिर इस तरह के स्टैट्स निकाल के लाते हैं कि जी बाबर आजम जो है वो 3 मैचों में लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर से जो है आउट हो गया। इससे पहले हमने ये बात करते थे यार अहमद, ठीक है, एक जगह तो ये एनालिसिस ठीक है कि किसी को किसी जगह प्रॉब्लम हो रही होती है ना, तो डाटा वाला वो निकाल के बताता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पे काम कर लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग डाटा को किस्मत के हाल की तरफ ले गए हैं। यानी कि तो उसको देख के इस कदर इन्फ्लुएंस हो गई है उनकी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग या उनकी नेक्स्ट मूव, कि जैसे कोई हाथ देखने वाला नहीं बताता कि एंज करोगे तो एंज होएगा, ऐ ना करना एंज होएगा। ओ भैया, ये किसी को नहीं पता। जस्ट लेट इट रिमेन a good piece of information to be acted upon in the manner and where applicable। ठीक है? अगर आप यही सोच के हर मैच के टॉस पर डिसीजन लेंगे कि पिछले मैच में टीम कैसे जीती थी, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। हम ना उसको फाल निकालने वाली तरफ लेके जा रहे हैं, whereas डाटा इस तरह की कोई चीज नहीं है। ठीक है? एट इट्स वेरी बेस्ट ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं इसको कहना है मैं चाह रहा हूँ असल में कि पहले हमने ये बातें कर करके बाबर आजम को स्पिनर्स के खिलाफ कॉन्शियस किया था। अब हम ये बातें कर करके बाबर आजम को जो है वो कॉन्शियस कर रहे हैं कि जो वो हर मैच में लेफ्ट हैंडर से आउट हो रहा है। तो बाबर आजम को थोड़ा सा, मैं जितने भी अब तक मुबस्सिरीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा उसको रेस्ट करना है। उसको भी थोड़ी ब्रेक ले लेने। इतनी भी नाजुक कली नहीं है कि जिस तरह को बात होने लग जाए वो उधर से ज्यादा परेशान होने लगे। देखिए, है तो इंसान ना बहरहाल। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और इंसान जो है वो आउटसाइड नॉइज से मुतासिर होता है कि नहीं होता? होता है, आप ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये थोड़ी कि पहले आप कहते हैं फास्ट बॉलर से आउट हो रहा है तो वो से आउट होने लग गया बात, और स्पिनर से तो वो ऐसी भी बात। तो मैं यही पॉइंट कर रहा हूँ कि उसको इस तरह, मतलब पहले आपने उसे कॉन्शियस किया स्पिनर से, अब आप उसे कॉन्शियस कर रहे हैं कि तुम हर मैच में लेफ्ट हैंडर से आउट हो रहे हो। तो वो जो उसका अपना पैटर्न था चीजों को इंप्रूव करने का, उससे हटाकर आप उसको डिस्ट्रैक्ट करके उस तरफ ला रहे हैं जो उसका पैटर्न नहीं है। अगर इतनी ही माइंड गेम स्ट्रांग हो जाए किसी के कहने से, तो फिर हम बातें शुरू कर दें तो बाबर छक्के लगाएगा, ओपनिंग आती है इस तरह से, तो फिर अगर उस पे अगर उसका माइंड खुल जाए। जी सलमान अहमद, जी बात साहब। अहमद, ये हमजा जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एज अ प्लेयर बंदे ने ये चीज़ों को ओवरकम करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि एज जड़े हमजा ने जो मिसाल पेश किया ना, वो इन्होंने नहीं बाज आना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो नॉइज रहनी है। ठीक है, और ये हमेशा से है। आज सोशल मीडिया का दौर है, ज्यादा है। पहले लोग अखबारों में लिखते थे, ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा कम होता था, फिर ज्यादा हो गया। लेकिन कब साजिशी माफिया नहीं होता दुनिया में, हर किस्म के काम में। तो ये अब उसने भी सोचना है कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना, कौन सी बात का असर लेना है, कौन सी बात का नहीं लेना। एंड दैट इज वेयर ही नीड्स टू बी मेंटली स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और ये तो डिस्ट्रैक्शंस तो आती हैं बिल्कुल, लेकिन इन द एंड दे शुड मेक यू बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थोड़ी सी देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी अब चूंकि मैच जीत गया तो शायद इस वजह से ऐसा लग रहा है, या वाकई जो उन्होंने चेंजिंग की है प्लेइंग 11 में 2 से 3 नए चेहरे ट्राई किए हैं, इससे पेशावर ज़ल्मी की टीम को एज अ टीम हेल्प मिली। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 9वें मैच की, जो कि पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट हुआ, और ये बिगेस्ट रन्स के एतबार से देखी जाए तो ये जीत है पेशावर ज़ल्मी की। इन इंटायर PSL हिस्ट्री 120 रन से शिकस्त दी है पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान को। तो इस पर हम बात कर रहे थे। सलमान भी ऐसा है कि अब चूंकि जीत गई पेशावर की टीम, पिछले 2 मैचेस जीतने में नाकाम रही, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब्दुल समद की इंक्लूजन से, लुक वुड की इंक्लूजन से, आरिफ याकूब की इंक्लूजन से ये साइड जो है, ये प्लेइंग 11 जो है कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर हुई है। और ये जो हथियार थे ये पहले भी यूज कर लेनी चाहिए थी बाबर को। मैंने आपको ना एक फैक्टर बताया था कि जब पिचेस बार बार यूज होती हैं, कंटिन्यूटी में मैच होता है ना, तो स्पिनर्स को हेल्प करने लगती है, वो थोड़ा सा ग्रिपी हो जाता है स्क्वायर। तो आरिफ याकूब खेले, लेग स्पिनर जनरली हर जगह ही स्पिन कर लेते हैं, तो उनको कल का खासी मदद मिल रही थी। अली रजा जो है, उन्होंने हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉलिंग की, रूम नहीं दिया, टकअप किया बैटर को, उनकी पेस अच्छी थी, रिदम अच्छा था, एटीट्यूड अच्छा था, और उनके पीछे स्कोर लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात ये है को फिर 4 प्लेयरों ने रन्स किए, आपके कैडमोर ने रन्स किए, हारिस ने रन्स किए, मिचेल ओवन ने रन्स किए, समद ने किए, बीच में हुसैन तलत ने भी अच्छी बारी ली। ठीक है, वो तेज बहुत नहीं थी, लेकिन वहां पर थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। ठीक है, उसके साथ ये सब ने परफॉर्म किया, और जिनकी तरफ सारी दुनिया देख रही थी उन दोनों ने नहीं किया। ये चीज टीम को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देती है कि यार मेन प्लेयर के बगैर भी हमने 225 कर दिया, और उनके बगैर भी हमने मैच जीत लिया इतना अच्छा। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं आने वाले गेम्स के लिए। बट अगेन ये वन ऑफ है, अगले मैच में जाएंगे, क्या कंडीशन होगी, क्या डिसीजन होगा, कोई चेंजेस इफ नेसेसरी applicable to that particular situation, that particular center pitch और that particular opposition, ये फैसले उस दिन के हैं। एक मैच जीत लिया, good for confidence, does not mean कि उन सारे जीत जाने ने। हाँ, ठीक है, तो बैलेंस रखना है, अपने आप को खुश करने का भी ना एक बैलेंस रखना है। ऐवी पुठियां छाला नहीं मार देनी है कि बस जीत गए तो आ गया, काम हो गया, परफेक्ट 11 बन गई। मैं कल कमेंट्री में कमेंट्री कह रहा हूँ, टीवी पे जो है, जब उस पे डिफरेंट लोग बात करते हैं मैच के बीच में, मैच के बाद, और ओपिनियंस देते हैं, तो मैं सुनता था, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कॉम्बिनेशन आइडियल मिल गया, अब इन्हें अपनी बेस्ट 11 पता चल गई है। अच्छा, एक मैच से बेस्ट 11 पता चल गई है यार, बड़ी अजीब बात है। बहुत लंबा, आपका बड़े विजनरी हैं जो आपको एक मैच से मिल गई है, क्योंकि यार तो अगली पिच देखी नहीं जाके थे, हुणे तानू बेस्ट 11 मिल गई है। अच्छा, आरिफ याकूब की इंक्लूजन आप समझते हैं कि बेहतरीन ये मौका था इन कंडीशन में आरिफ को खिलाना बाबर आजम की जानिब? देखिए, हर जगह इम्प्रूवमेंट का रूम होता है। आरिफ याकूब ने अच्छी बॉलिंग भी की, और बीच में कुछ ऐसे बॉल भी किए जो कंसिस्टेंट नहीं थे, यानी कि उसने को सारी स्लिपें नहीं लगवाई। बैट्समैन उसको, देखिए, एक आउट करने का तरीका होता है, जैसे उस्मान कादिर आउट करता था, मोस्ट विकेटें उसकी ऐसी होती थी कि बैट्समैन डिफेंड करते हुए आउट हो रहा है, वो होती है एग्जैक्टिव हाई क्लास बॉलिंग। ठीक है, लेकिन उनके भी कंसिस्टेंसी इश्यूज थे। लेग स्पिनर्स के एट टाइम्स कंसिस्टेंसी इश्यूज होते हैं, लेकिन उनके हाथ में ब्रेक और गुगली और मोड ऑफ डिसमिसल उनका सजेस्ट करता था कि हाई क्लास लेग स्पिनर। लेग स्पिनर हाफ डिसेंट भी हो, अगर उसके हाथ में ब्रेक हो, अगर लेट्स से कि वो ओवर में 4 गेंदें भी सही जगह फेंकता है, तो वो आपके लिए मैच विनिंग साबित हो सकता है। और जो हुआ है आरिफ याकूब, नॉट टू से कि एक दिन में आप उसकी ग्रेटनेस डिफाइन कर दें, बट ही बोल्ड वेल। ठीक है, और इस पे मैंने पहले भी बात की है, उनको और सवाल करिए हमजा मेरे को। ठीक है। अच्छा, अब्दुल समद की आपने कंसिस्टेंसी की बात की कि बैटर्स का भी इशू होता है, तो अब्दुल समद 10 मैचेस में एक मैच चल के और फिर एक बड़ा बयान दे देते हैं, और उनको लाया भी जाता है कि जनाब पूछें, तो वो कहते हैं कि मुझसे तवक्कुआत थी टीम की बहुत ज़्यादा, ये मेरे पे ड्यू था, ये मेरा नेचुरल गेम है, इसी को खेला है, माइंड में यही था 200 से ज़्यादा रन बना लें, तो मैं इसी को लेके चला। तो 10 में से एक मैच में जब ये अच्छा स्कोर कर देते हैं, तो स्टेटमेंट ऐसे देते हैं जैसे जनाब पिछली 15 इनिंग्स जो है मुसलसल परफॉर्म कर रहे हो, टीम रिलाई इन पर कर रही है। कॉन्फ्रेंस में लाने वाले को और उनसे इस तरह के सवाल करने वालों, दोनों को सलूट है। 21 तोपों की सलामी। मैं क्या कह सकता हूँ, ना मेरा बस उसके आने जाने पे है, ना मेरा बस उससे क्या बात करनी है, और उस पे तो मैं उसकी तरफ से क्या कह सकता हूँ। आई थिंक जो बहुत अच्छी बारी ली, ठीक है, लेट इट बी, लेट इट फ्लो। बस ज्यादा बातें करने कराने की, सवाल पूछने बुलाने की जरूरत है क्या? हमें नहीं पता कि ये स्टाइल ऑफ प्ले कंसिस्टेंट नहीं हो सकता।
कौन सा प्लेयर है दुनिया में जो इस तरह खेलता है और 10 में से 8 दफा स्कोर करता है? ये वंस इन अ लाइफ टाइम उसका कोई एक ऐसा जोन लगता है कि उसके 3-4 मैच अच्छे लग जाते हैं, वरना इट्स अ हाई रिस्क पोजीशन, इट्स अ हाई रिस्किंग आस्क, और ये उसका कसूर नहीं है। इस जॉब की नेचर ऐसी है कि इसमें आप सुपर कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। मैक्सवेल ने वो जो मैच जितवाया अफगानिस्तान के खिलाफ, मुझे बताए ना उसके पहले जिंदगी में वैसा खेला ना उसके बाद खेला अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो बड़ी बातें करना और करवाना दोनों ही गलत है। साडे लोग ही पुछन तो बाज नहीं आंदे, ओ भी जवान दा बच्चा हाई स्पीड दे कम चुक के रखे है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸਵਾਰੀ 90 स्पीड 190 ਉਹਦੀ स्पीड ਉੱਥੇ ही है। आई लव हिज टैलेंट, वो स्ट्रांग है, वो हिट मारता है, आधी भी बाहर जाती है, बड़े अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन आई थिंक ये मीडिया एक्सपोजर, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये चीजों को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, और ये 5Ws पे मीडिया मैनेजर को काम करना चाहिए। अच्छा सलमान भी, चूंकि अब्दुल समदी की बात हो रही है तो सिर्फ एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा, आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैनेजमेंट से, सेलेक्टर से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी इनको इंटरनेशनल डेब्यू करवाने में? ग्रीन कैप एक बच्चों का खेल नहीं है, उनको उसको अचीव करना और उसके लिए रिस्पेक्ट जो पहले हुआ करती थी प्लेयर्स में, अब वो नहीं है। वो टैलेंट जो है ना आता है छोटे छोटे फॉर्मेट से खेल कर आगे आके, इस तरह से तो कहीं ना कहीं गलती होगी। पीसीबी बहुत जल्दबाजी में कर लिया फैसला। किसके बारे में पूछ? अब्दुल समदी के बारे में। देखिए हमजा, अब पीसीबी के ऊपर वैसे मैं ये कहूँगा कि वो दे शुड नॉट रिएक्ट टू मच टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मीडिया। ठीक है ना, दिस इज माय फ्री एडवाइस, या मेरा कह लें कि यू नो द माय थॉट इज कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रहे हैं और वहाँ पे प्रेस की अटेंशन है, तो प्रेस का जो फ्लो है वो डिटरमिन नहीं करना चाहिए उसको कि आप क्या करें। ठीक है, आपका मूव प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं। प्रेस इस काम की स्पेशलिस्ट नहीं है, वो निशानदेहियां करती है, वो सवाल पूछती है, जब उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाता है या लॉजिकल आंसर मिल जाता है तो वो भी उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके कहने पे अगर डॉक्टर दवाइयां देने शुरू कर दें और ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्लान उनके कहने पे बनाना शुरू कर दे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, सही है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब खिलाया, अकेले अब्दुल समद को थोड़ी खिलाया, उन्होंने तो नए लड़कों की तलाश में कितने लड़कों को खिलाया है। बट आई एग्री, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होना चाहिए कि पीछे से जरा लड़का जब आए तो उसकी एक वो ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट हो, उसको डोमेस्टिक में थोड़ा वक्त लगाया हो, थोड़ी की बड़ी परफॉर्मेंसेस हो। हम किसी टाइम बहुत जल्दी करते हैं और उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स का नुकसान भी होता है, बहुत सारे यंगस्टर का नुकसान होता है। ये दो यंगस्टर मेरे सामने। एक बात मैं अगर यहाँ ऐड कर दूं, जो लोग मतलब हम ये अक्सर ये बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास से और डोमेस्टिक से और लंबे फॉर्मेट से खिला कर लाना चाहिए। जो प्लेयर लंबे फॉर्मेट खेल के टीम में आते हैं तो उनके एटीट्यूड में आपको नजर आता है कि जब उनकी विकेट जाती है तो उन्हें लगता है कि मेरा को नुकसान हुआ है। ये जो T20 से प्लेयर आते हैं टीम में जो मतलब फ्लैशी इनिंग्स खेलने के आदी हैं, ये विकेट गंवा के भी ऐसे जा रहे होते हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हुआ। तो इन्हें अपनी उस कदर कीमत का एहसास नहीं होता जिस तरह से अपॉर्चुनिटी का, और वो विकेट गंवाने के बाद भी उतना रिलैक्स है जिस तरह से वो पहले पिच पर आने से थे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने जी भाट साहब, एनवायरनमेंट ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है। एक इंसान जो है ना, उसकी आउटपुट जो है वो बड़ी डिटरमिन होती है उसकी एनवायरनमेंट से। आजकल के जो यंगस्टर हैं उन बेचारों के इर्द गिर्द, उनके सोशल मीडिया पे, उनके टीवी पे, उनकी डिफरेंट जो उनके रिलीज पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो स्क्रोलिंग करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके कोचेस, स्टाफ जो मतलब डिफरेंट लोगों से वो इस स्पोर्ट स्टाफ की हैसियत में दुनिया में लीगें खेलते हुए मिलते हैं। बात ही हो रही है स्ट्राइक रेट, छिका मारना है, इंटेंट, ठीक है, उनको डिटेल्स बताई ही नहीं जा रही। तो जो उन्होंने दसे ही जा रहा है कि पुत्र तू मरिया नहीं, तू शहीद है, तो वो तो एंजॉय करेगा। ठीक है, उसको तो जब वो टीम से बाहर पता लगता है तो फिर उसको लगता है वो मेरे साथ क्या हुआ है। मरना उसको तो बताया ही ये जा रहा है कि जो तुम कर रहे हो ये फॉर अ गुड कॉज है। तो वो तो उस पर परेशान क्यों होगा? वो जो उसका एटीट्यूड है वो उसके एनवायरनमेंट डिटरमिन कर रही है। इसी तरह किसी और टीम का प्लेयर आप उठाते हैं, हो सकता है आउट होकर परेशान वो ना होता हो, लेकिन उसके आउट होने के तर्ज ऐसे नहीं होंगे, उसके शॉट ऐसे नहीं होंगे जो लापरवाह हों। वो उसकी जो एक्टिंग, जो भी वो एक्ट करेगा अंदर जाके, वो सिचुएशन से ज्यादा रिलेट कर रही होगी, क्योंकि वो मार खा के आया है। उसको पढ़ाया यह गया कि अपनी क्रिकेट को, अपनी विकेट को वैल्यू करना है, रन्स करने के लिए प्रॉपर शॉट सीखने हैं, ठीक है, और किस मोमेंट पे क्या करना है।
अवेयरनेस होती है। तो जब एक जगह पे नहीं होती तो फिर वनरेबिलिटी भी आपको उसी हिसाब की नजर आती है। तो वो जो सीखने के अमल की एक क्रेविंग होती थी ना, वो आजकल के नौजवानों में नहीं। अली रजा से मुझे याद है, उसको कहीं मेरा ख्याल मोबाइल दे दिया है, मैनेजमेंट ने दिया है, 16 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग की है, तो उन्होंने जनाब उसकी भी वीडियो लगाई है। तो जो इस तरह का कंटेंट है ना, शुक्र है उनको हेयर ड्रायर नहीं मिल गया। ये भी बड़ा मसला क्रिएट कर रहा है। अली रजा, सलमान भी यंग टैलेंट की बात करते हैं, उबैद शाह और अली रजा दोनों अंडर 19 पाकिस्तान से खेलें, एक साथ खेलें। अगर इनको कंपेयर किया जाए, वैसे तो ये बहुत टू अर्ली है, लेकिन आपको कौन सा बेहतर इनमें से बॉलर लगता है स्पीड वाइज भी? और कल की बात की जाए तो 4-40 2 उबैद के और अली रजा ने 4-21 4 है। ऑल्दो पिछले मैच में अली रजा को खासी मार पड़ी है, अभी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें लर्निंग प्रोसेस में है, लेकिन अभी फिलहाल अगर इनको कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है? इन दोनों में हमजा फर्क नहीं करूंगा, एक को ऊपर एक को नीचे नहीं करूंगा, ऑल्दो आई हैव माय ओपिनियन, बट एज फार एज द डिस्कशन गोज, ये दोनों पाकिस्तान का फ्यूचर है, दोनों में अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया है और दोनों की स्पीड्स 140 प्लस। बिल्कुल ठीक है। कल अली रजा का रिदम बहुत अच्छा था, उसने 145 से भी ऊपर बॉल किए। उबैद शाह ही 140 से ऊपर बॉल करते हैं। उबैद शाह क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका गेंद दोनों तरफ स्विंग भी होता है, ठीक है, और वो भी मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। सो ये दोनों लड़के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंशाल्लाह ये गुड न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि वो क्वालिफाई तो कर गए, लेकिन 5 मैचेस खेली हैं, 5 की 5 जीती हैं, ट्रॉफी अपने नाम की है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो क्वालिफाई कर गया। वेस्ट इंडीज नैरो मार्जिन, नेट रन रेट के नैरो मार्जिन से क्वालिफाई करने में नाकाम रही। इस पर बात करते हैं आकिब कुरैशी। ब्रेक के बाद हमारे साथ स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे जिन्होंने ये पूरा टूर्नामेंट कवर किया है, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसमें आज मैच नंबर 10 इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स है। और फैंस तो चाहते हैं कि कराची, क्योंकि कराची में मैच है, कराची ये मैच जीते। इस्लामाबाद क्योंकि 3 खेला है, 3 के 3 जीता हुआ है, तो पॉइंट्स टेबल पर ज़रा जो है कंपटीशन तगड़ा रखने के लिए इस्लामाबाद का हारना ज़रूरी है, ताकि एंड तक ये ना पता चले कि कौन सी टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर रही है प्लेऑफ्स के लिए। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी हमने बात करना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट, जिन्होंने 2025 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहसिन नकवी साहब ने अप्रिशिएट किया है और वो अपने स्टांस पर कायम है कि अब हमने क्वालिफाई कर लिया, अब हाइब्रिड मॉडल पर ही वर्ल्ड कप होगा। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं जाएगी, पाकिस्तान नहीं जाएगी, और इस पर देखना है कि मजीद कितना तगड़ा स्टांस रहता है। बहरहाल ये एक ग्रेट अचीवमेंट थी पाकिस्तान वुमेन की जानिब से क्वालिफाई किया। ऑन द अदर हैंड कल बड़ा एक हंगामा खेज जो मैच था वो हमने देखा। वेस्ट इंडीज एक नैरो मार्जिन से नेट रन रेट पर बाहर हो गया। वो क्या स्टोरी थी आकिब से जानते हैं, देन फिर हम स्टैट्स की बात है सही से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। आखिर पूरा टूर्नामेंट आपने कवर किया। पाकिस्तान टीम 5 मैच खेली, 5 के 5 जीती। पहले तो इनकी बात कर दी जाए, ये 5 क्या टीम मैनेजमेंट चेंज हुई है या फिर लड़कियों में कोई अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आया कि वो किसी को खातिर में लाई नहीं? इवन वेस्ट इंडीज जैसी जायंट टीम, बांग्लादेश जैसी जायंट टीम, इवन जो फीमेल क्रिकेट में तो बांग्लादेश जायंट टीम समझी जाती है। देखिए हमजा, जो हमारी मेंस क्रिकेट टीम ने पिछले 2 महीनों में गोल खिलाए हैं, उसका सारा जो है अफसुर्दगी और जो है नाखुशी, वो सारी वुमेन्स क्रिकेट ने पूरी की है। इसमें कोई किसी किस्म की चेंज नहीं। सिर्फ जस्ट मोहम्मद वसीम को लेके आए, अब्दुल रहमान को जो है वो बॉलिंग कोच रखा, जुनैद खान को फास्ट बॉलिंग कोच रखा। इससे पहले आज तक हमने कभी नहीं देखा कि वुमेन्स टीम का इतना लंबा कैंप लगा हो। इस टूर्नामेंट से पहले 10 रोज वो मुसलसल गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में उनका 10 रोज कैंप लगा, उसके बाद इनका LCC में कैंप लगा, तो भरपूर किस्म की प्रैक्टिस थी। और सबसे बढ़कर ये और सबसे जो हैरानकुन बात थी हमारे लिए कि जितना टीम जेल होके खेली है वो नाकाबिले यकीन था। इवन जब सिलेक्शन कमेटी ने टीम के ऐलान किया तो सीनियर क्रिकेटर निदा डार को बाहर करने पर काफी तनकीद की जा रही थी कि निदा डार एक सीनियर क्रिकेटर हैं और जो इसमें ICC वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में उनको बाहर करना बड़ा हैरानकुन हो सकता है, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं। और जो नौजवान क्रिकेटर्स थी, जिसमें स्पेशली में जो कप्तान है फातिमा सना, उनका अगर नाम ना लूं तो ज्यादा हो कि जिस तरह उन्होंने टीम को लीड किया विद द बैटिंग, विद द बॉलिंग, और ऑन फील्ड उन्होंने जिस तरह पोजीशन संभाली वो बेहतरीन था, जबरदस्त था। वहां पर जिस तरह उन्होंने फील्डिंग पोजीशंस की बॉलर के हिसाब से, फिर जो उनकी स्पिनर सादिया इकबाल जो T20 की नंबर 1 स्पिनर है हमारी, उन्होंने जिस तरह शानदार बॉलिंग की, नशरा सिंधु ने शानदार बॉलिंग की, ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी। और आलिया रियाज जो कि सीनियर क्रिकेटर हैं, उनका फॉर्म में आना बड़ा शानदार था। कल जिसने आपने भी बात की, कल जो आखिरी रोज था बेसिकली वो बड़ा जानदार और बड़ा ही शानदार था। इवन हम जब बैठे हुए थे तो जर्नलिस्ट यही बात कर रहे थे कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने में इतना मजा नहीं आया जितना ये वुमेन्स क्वालिफाई कवर करने में मजा आया। कल LCC में मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश का,
वहां पर आल्दो के बांग्लादेश मैच से पहले लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान को टफ टाइम देगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बड़ा जबरदस्त शानदार खेल पेश किया और उनकी जो टॉप स्कोरर थी ऊपर वाली निगार सुल्ताना और एक और शर्मीन अख्तर, उन दोनों को जल्दी आउट करके बांग्लादेश को बैकफुट पर कर दिया और पाकिस्तान ने वो मैच बासानी हासिल कर जीत लिया। लेकिन वहां पर सबकी नजरें रन रेट पे थी क्योंकि बांग्लादेश के 6 पॉइंट से, वेस्ट इंडीज के 4 पॉइंट से, और वेस्ट इंडीज का मैच था थाईलैंड के साथ कदाफी स्टेडियम में और वेस्ट इंडीज को एक एज ये था क्योंकि उनका मैच दोपहर 2 बजे शुरू होना था, तो उनको एक टारगेट पता चल गया था कि हमने इतने मार्जिन से जीतना है। तो 166 रन जो है वो थाईलैंड ने बनाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ और वहां पर जो जज्बाती मनाजिर थे, बड़ा ही शानदार मनाजिर है। 10 ओवरों में उन्होंने चेज करना था वेस्ट इंडीज ने 10.1 ओवर्स में, और जो अब आखिरी बॉल थी तो उस पे जो है 10.5 ओवर्स में 162 रन से, और वेस्ट इंडीज को अगर इक्वेशन हम निकालें तो वहां पर एक चौका दरकार था, चौका करके 166 उनका रन बराबर होते और उसके बाद वो छक्का अगर लगा देती तो वो रन रेट पे बांग्लादेश से ऊपर आ जाती। लेकिन वहां पर ये हुआ कि 162 रन जब थे तो स्टेफनी टेलर ने छक्का मार दिया और मैच जीत गए, और उसके बाद वेस्ट इंडीज की कैंप में एकदम जश्न हो गया। लेकिन जब वो पेपर निकला जेब से हेली मैथ्यूज की और अंपायर की जेब से पेपर निकला तो इक्वेशन वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो गई और वो जो जीत का मजा था, जीत का नशा था, वो एक ही सेकंड में उतर गया और वेस्ट इंडीज की टीम वहीं पर बैठ के जो है वो जोरों पतार किस्म के रोना शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटा वेस्ट इंडीज की जो खवातीन क्रिकेटर्स हैं वो ग्राउंड के अंदर बैठ के उस ट्रॉमा में चली गई कि हमारे साथ हुआ क्या है। हालांकि जब वो छक्का लगा तो उस वक्त उनको यही लगा कि वो जीत गई, लेकिन मैं समझता हूँ शायद कहीं मिस कैलकुलेशन हो गई, मिस जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से अगर उनको बता दिया जाता कि यहाँ पर हमें चौका दरकार है, वो पेपर जो है जो एंड टाइम पे निकला वो अगर थोड़ा पहले निकल आता तो वेस्ट इंडीज की टीम यकीनन क्वालिफाई कर जाती। लेकिन एक बड़ा शानदार टूर्नामेंट था 15 रोज का। पाकिस्तान टीम की बात करें तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी, नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस थी। किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान मुसलसल 5 वनडे मैचेस जीतेगी, और तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि पाकिस्तान 5 मुसलसल वनडे मैचेस जीता है। इसमें बांग्लादेश को भी हमने हराया, वेस्ट इंडीज को भी हराया, स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को, थाईलैंड को, तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब भी जो है वो भी मार्केट में आ गए। आपको पता है 2 महीने जिस हमारी मेंस क्रिकेट ने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जरा मीडिया से कतरा ही रहे हैं, लेकिन कल जैसे ही पाकिस्तान की टीम जीती तो वैसे ही वो मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने हमसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा जी हम इनके लिए इनाम का ऐलान करेंगे, और कई मायनी खेज बातें कर दी पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के हवाले से भी। उनसे सवाल हुआ रिजवान के हवाले से कि रिजवान जो है बड़े आजकल गुस्से में नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो उसका उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में इंडिया को क्लियर कर दी कि ये हाइब्रिड मॉडल जो 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है उसी के मुताबिक 2025 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में शेड्यूल है 29 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक, वो अब हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा। अभी आईसीसी और जो मेजबान मुल्क है बीसीसीआई, उन दोनों ने डिसाइड करना है कि क्या ये मैचेस पाकिस्तान के श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है कि मैचेस जो हैं वो दुबई में करवाए जाएं, क्योंकि उससे पहले एशिया कप है पार्लियामेंट्स का, तो उसमें पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में करवाए जाने का इम्कान है। तो ये सिनेरियो है। एक पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जो क्रिकेट शायकीन नाराज थे उनको किसी हद तक जो है खुश किया है, और एकदम अब हर कोई जो है वुमेन्स क्रिकेट पर बात करना शुरू हो गया, जो कि एक अच्छा और बड़ा अच्छा जो है वो जेस्चर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सितारा मुझे सब वैसे कहीं ना कहीं ख़वातीन भी डिज़र्व करती थी इस तरह के कि वो भी लाइमलाइट में आए, उन पर भी बात हो और लोग उनको देखने आए। और हमने देखा कि कुछ स्पेक्टेटर्स ग्राउंड में थे, देखने भी गए हुए थे, लड़कियां देखने गई थी, तो ये एक अच्छा जैसे ये देखें कल्चर डेवलप करने की बात होती है। तो ये जो जब जीत मिलती है तो फिर जाहिर है कि एक कॉन्फिडेंस आता है पूरी कौम के अंदर भी, शायकीन के अंदर भी। ये पीसीबी के लिए भी एक हाई टाइम है कि ख़वातीन की जो क्रिकेट है उसकी डेवलपमेंट के लिए मज़ीद काम किया जाए, उनके लिए जो अलग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो फराहम की जाएँ, और जिस तरह से क्रिकेट की डेवलपमेंट का काम बड़े शहरों में हो रहा है उस तरह से ही इसको जो है वो छोटे शहरों के अंदर भी लेकर जाया जाए ताकि टैलेंट का भी एक पूल तैयार हो और एक कंपटीशन के जरिए क्वालिटी क्रिकेट जो है वो ख़वातीन के अंदर भी हमें देखने को मिले। ठीक है जी, इस पर कल के शो में आकिब को इन हाउस इन्वाइट करेंगे, मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि अब जो PSL है लाहौर की जानिब रवा दवा है। 24 अप्रैल को पहला मैच लाहौर में, उससे पहले मुल्तान और कराची की लेग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। तो उस पर हमने देखना है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की अब क्या तैयारियां हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट क्या काम कर रही है। हाइप क्रिएट करने में कराची में नाकाम रहे, लेकिन लाहौरिया हमेशा क्राउड फुल तो देते हैं, लेकिन इस साल कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ चल रही है। टिकट्स के हवाले से भी देखा जाए तो वो भी आकिब ने मैं बताया था कि पहले दिन कोई ऐसा रश नहीं था, लेकिन अब की क्या सूरत हाल है वो कल के शो में बात करेंगे। तो जाते जाते मसीह साहब, इस्लामाबाद या कराची? देखें मैं तो पहले दिन से ये स्टांस है कि टेबल टफ होना चाहिए, तो इस लिहाज से मैं चाहता हूँ कराची की टीम मैच जीते। लेट्स सी जी, इस पर हम कल के शो में बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।